हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए, एनटीपीसी के लिए, चाहे ग्रुप डी के लिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए मॉक टेस्ट देखेंगे जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। ठीक है, बस घुमा रहा है क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा विकल्प इस परिभाषा के भौतिक वैज्ञानिक निहितार्थ को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? द यह समय का मात्रक है क्योंकि इसमें वर्ष शब्द आता है। यह दूरी का मात्रक है जो प्रकाश की स्थिर चाल पर आधारित होता है। यह ऊर्जा का मात्रक है क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा वहन करता है। यह वेग का मात्रक है जो प्रकाश की गति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा यह जो है दूरी का मात्रक है जो प्रकाश की स्थिर चाल पर आधारित होता है ना। प्रकाश जो है दूरी का मात्रक होता है, सबको पता है, जो स्थिर चाल पर आधारित होता है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जिन्हें संचरण के लिए कणों के दोलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि को संचरण के लिए, चलने के लिए, तो कणों को जो दोलन होता है ना, उसमें दोलन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए माध्यमों में से किसमें ध्वनि का संचार भौतिक कारणों से पूर्णतः असंभव है? मतलब किसमें ध्वनि नहीं चलेगी, कहने का मतलब यही है। तो ठोस में चलती है, द्रव में चलती है, गैस में चलती है। किसमें नहीं चलती है? वैक्यूम में नहीं चलती। किसमें नहीं चलती है? वैक्यूम में नहीं चलती है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है। एक ध्वनि स्रोत 680 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को ध्वनि संकेत भेजता है। ठीक है, कहीं से ध्वनि आ रही है, उसी समय वह एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। व्यक्ति के दोनों संकेतों के बीच में कितना समय का अंतर महसूस होगा? भाई सबको पता है, प्रकाश कितना तेज चलता है, वो तो तुरंत पहुंच जाएगा, विद इन सेकेंड भी नहीं लगेगा। इन ध्वनि जाते जाते जाएगी ना, है ना। चूंकि जो इतनी कम दूरी है तो प्रकाश सोच लीजिए वो माइक्रो सेकेंड भी कम पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे बस हम ध्वनि की निकालेंगे तो आ जाएगा। देखिए, ध्वनि की चाल देती है कितना? 340, और यहाँ पे हो गया स्रोत कितना दूर पे खड़ा है? 680। तो 340 मीटर एक सेकंड में जाता है, तो कितने सेकंड में 680 जाएगा? 2 सेकंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। इसमें कुछ न्यूमेरिकल ऐसा करने वाला कुछ है नहीं। मानव आंख एक कैमरे की तरह कार्य करती है जहां प्रकाश किरणें लेंस से होकर अपवर्तित होती हैं, यानी रिफ्लेक्ट होती हैं, और एक वास्तविक रियल उल्टा इन्वर्टेड तथा लघु डिमिनिश्ड, मतलब जो एकदम हल्का दिखाई दे, डिमिनिश या लघु प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तुम बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा रेटिना। ठीक है दोस्तों, रेटिना। लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। वाट किसका होता है? वाट होता है पावर का। जूल किसका होता है? जूल होता है कार्य का, ठीक है, या ऊर्जा का। और पास्कल किसका होता है? पास्कल होता है आपका दाब का। तो ऐसे याद रखेंगे, या प्रेशर का। बिजली के फ्यूज का तार किस गुण वाला होना चाहिए? बिजली का जो फ्यूज होता है ना, किस गुण का होना चाहिए जो हमें सेफ्टी की करता है, बचाता है? बताइए। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाला, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई उसमें रेजिस्टेंस हो, और हाई मतलब उसके गलने की क्षमता बहुत है, ज्यादा हो। बहुत जब ज्यादा उसमें बिजली आएगी तब जाके उसमें वो होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए फ्यूज इसीलिए बनता है कि उसमें उच्च प्रतिरोध हो और गलनांक निम्न हो। ठीक हो, जल्दी गल जाए। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। ठीक है, जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो सही रहेगा। भाई अब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तब जाके
अब ज्यादा रेजिस्टेंस और ज्यादा टाइम के बाद मेल्ट होगा तो भी सही नहीं है ना, ये भी। तो गलनांक उसका निम्न होना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही प्रतिरोध ज्यादा है उसे गल जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? डायनेमो किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो बताइए, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण। बताइए। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये मॉक टेस्ट टाइप का है, आप अपने आप को जान सकते हैं इसमें, है ना। आइए, अभी टेस्ट नंबर 1 है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आएंगे जिसमें हम लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। अभी इजी वाला उठाए हैं तो सबके लिए जो हो कि हो जाता है लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो स्कैटर हो जाती है लाइट ना, बिखर जाता है उसकी वजह से। पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी में जब हम जो सॉप मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं ना, तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उसमें? सरफेस टेंशन पे, पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा उसका पृष्ठ तनाव, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो उसका जो होता है सरफेस टेंशन क्या होता है? घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसलिए और फैल जाता है और मिट्टी जो होती है उसमें उसको और कवर करके काटता है। ठीक है। प्रॉपर तरीका से गंदगी को साफ कर देता है, पृष्ठ तनाव जैसे जैसे बढ़ जाता है पानी का। ठीक है। जितना गाढ़ा पानी एक तरह से रहेगा, आप समझिए, जितना गाढ़ा पानी रहेगा उतना आप कपड़ा नहीं धो सकते। जैसे हार्ड पानी हो जाता है एक तरह से, हार्ड वाटर, उससे भी पानी, उस पानी से भी आप कपड़े धोना प्रीफर नहीं कर सकते हैं जब पानी हार्ड होता है। तो सॉफ्टनेस भी चेक की जाती है पानी की, तो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग वैल्यू होती है उसकी भी। तो 50 से ज्यादा अगर ले लेते हैं तो पानी हार्ड में कंसीडर किया जाता है, उससे पहले सॉफ्ट होता है वैल्यू में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है बताइए। तो इसका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इतनी रफ्तार से हम कोई वस्तु को फेंक देते हैं अंतरिक्ष में, तो ये पार कर जाएगी अपनी कौन सी, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको ये पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी, अगर इतने हम चाल से कोई वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हैं तो। ठीक है। उसी को हम पलायन वेग कहते हैं, ना। सोनार में हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं? सोनार में हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं? रेडियो तरंगे, श्रव्य तरंगे, परश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे। बताइए। तो हम सोनार में कौन सी तरंगे का उपयोग करते हैं? तो परश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं हम सोनार में। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कंडक्टर कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है। बताइए। इजी क्वेश्चन है, तो हो जाएगा चांदी। अगर चांदी और सोना में भी कंपैरिजन किया जाए तो चांदी ही अभी प्रीफर किया जाएगा, इतना आपको याद रखना चाहिए। अगर चांदी और सोना में कहा जाए कि इसमें विद्युत का अच्छा चालक कौन होगा, तो चांदी ही होगा। ठीक है। सोना ना मार लीजिएगा। सोना जो होता है उसकी जो मिलेबिलिटी होती है, अगर उसको पीटेंगे तो उसमें आघात वर्धनीयता बहुत ज्यादा होती है, तो ये याद रखेंगे अब इस चीज को भी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है लोगों को, जल्दबाजी में जब मार देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को पुट किया गया है। बताइए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? अनंत, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना, शून्य, या एक। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के जो केंद्र होता है वहां पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। केंद्र की बात कर रहा है, न कि इक्वेटर की, न कि पोल की, मतलब न कि भूमध्य पे, न कि आप ध्रुव पे कह रहा है। ध्रुव पे सबसे अधिक होगा, तो याद रखेंगे, कम होगा कहाँ पे? भूमध्य पे। लेकिन जो केंद्र होगा बीच में, मान के चलिए कोई फल है, अगर हम उसको देखते हैं उसके अंदर जो बीज होती है एकदम बीच में, जैसे लीची की तरह
समझिए। तो जो बीच वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे जी का मान जो होता है शून्य होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड होता है जो, उसका पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का मान पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, 7.4। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु जो है तरल अवस्था में पाई जाती है? तो हो जाएगा पारा। ठीक है, और कौन सी अधातु, कौन सी अधातु अगर कहेगा तो हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, लोहे को अगर जंग से बचाना है तो उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गल्व गल्वनीकरण या गल्वनाइजेशन। ठीक है, गल्वनाइजेशन या गल्वनीकरण। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बायोगैस, बायोगैस जैविक पदार्थ, गोबर, कृषि अवशेष, कचरा के एनारोबिक अपघटन से बनती है। इसमें से कई गैसें मिश्रित होती है, लेकिन इनमें से कौन सी गैस सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है? बताइए। बायोगैस में कहने का मतलब है कि बायो जो गैस होती है, जो गोबर, कृषि अवशेष, कचरा जो भी जिससे बनती है, तो सबसे अधिक इनमें से गैस कौन सी पाई जाती है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन। ठीक है, तो कौन सी होती है? मेथेन गैस सबसे अधिक होती है, 50% से अधिक पाई जाती है ना, याद रखेंगे। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो जाएगा N2O। ठीक है, N2O। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ कौन सा है? तो सबको पता है, हीरा होता है। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। पीतल यानी ब्रास किसकी मिश्र धातु है? पीतल यानी कि ब्रास जो है किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी धातु मिश्र होता है? किसका एलॉय है ये? तांबा और जस्ते का, कॉपर और जिंक का। ठीक है, जेड से ऐसे जिंक से ऐसे कर लेंगे ना, थोड़ा सा ट्रिक कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि जस्ता का होता है ना कि टीन का होता है, तो कांसा बन जाता है उससे, ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी मोजले ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? D2O। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो होता है फार्मिक एसिड। ठीक है दोस्तों, फार्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया एटीपी सिंथेसिस मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है, जो अपने दोहरी झिल्ली क्रिस्टल संरचना और स्वयं को डीएनए होने की वजह से अर्ध स्वतंत्र अंगक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है जिसे? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया बोल रहा है ना, एटीपी सिंथेसिस, तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसे ना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबको पता है इसका, फीमर। ठीक है, फीमर।
रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दाता और ग्रहीता के रक्त में उपस्थित एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नीचे दिए गए रक्त समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जो लगभग सभी रक्त समूह को लाल कोशिकाएं सुरक्षित रूप से दान कर सकता है? ठीक है, आरबीसी सुरक्षित रूप से दान कर सकता है क्योंकि इसमें सरफेस पर एंटीजन जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एक पर देख के। कहने का मतलब है कि कौन सा जो है कि सर्वदाता एक तरह से होता है, सभी रक्त समूहों को आरबीसी को दान कर सकता है जिसमें एंटीजन नहीं होता है ना, जिसमें एंटीजन नहीं होता है। तो कौन सा, ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव। किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ज्यादातर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, अब कोशिश करेंगे अगले अगले जो सेट होगा उसमें थोड़ा और भी टफ क्वेश्चन लाने के काम किया जाएगा। पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? दो होता है ना, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। तो जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का होता है फर जाइलम, ज से जल परिवहन, जल और खनिजों का परिवहन। और जो भोजन के लिए जो होता है वो होता है फ्लोएम। ठीक है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? बताइए, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, कौन सा? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि। ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो क्या होता है? आयरन। यहाँ पे लोहा लिख दिया लेकिन होगा आयरन। ठीक है, Fe, आयरन। मानव शरीर में पाचन डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर में डाइजेशन यानी कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो होती है मुख से शुरू होती है, मुंह से ही शुरू हो जाती है ना। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में? तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। एक स्वस्थ मानव में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट 1 खत्म हो गया। अगला टेस्ट आएगा, जैसे लेवल बढ़ाते चलेंगे, ऐसा नहीं, इजी था थोड़ा सा, सबके लिए सोच के बनाया जाता है ना ये, ताकि सब मार सकें, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ज्यादातर आपको इजी लगेंगे।